नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। मैं आज आपके सामने एकांकी संचय में संकलित मातृभूमि का मान एकांकी के घटनाक्रम को व्यक्त करने के लिए या कहें कि घटना के किस प्रकार किस क्रम में घटनाएं हुई थी उसे बताने के लिए, सारांश बताने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ। मातृभूमि का मान हरे कृष्ण प्रेमी जी ने लिखा है। मातृभूमि का मान, जैसे हम जहां जन्म लेते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, हमारे जिस परिवार में रहते हैं, उसको लेकर अनेक प्रकार के हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, हमारे उत्तरदायित्व होते हैं। उसके मान सम्मान की रक्षा के लिए हम पूरी तरह से प्रयास करते हैं। जैसे एक हमारा परिवार है, परिवार के सम्मान के लिए, परिवार की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है एक ऐसी भूमि, कैसी भूमि? भूमि अर्थात आप जानते हैं जमीन, और ऐसी भूमि मातृभूमि जिसमें आपका जन्म हुआ और उसके सम्मान की बात की जा रही है। ये एकांकी इसी पर आधारित है, इसलिए इस एकांकी का शीर्षक है मातृभूमि का मान। इसको श्री हरे कृष्ण प्रेमी जी ने लिखा है। तो अब बात करते हैं एकांकी के घटनाक्रम की। इस एकांकी की शुरुआत होती है जब बूंदी के राव हेमू के कमरे में मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह बातचीत करते हैं। बातचीत वो भी किस बारे में? मेवाड़ एक सशक्त राज्य है। अभय सिंह मेवाड़ के राजा महाराणा लाखा के कहने पर आए और हेमू को यह बताते हैं कि राजपूतों की शक्तियां छिन्न भिन्न बिखरी पड़ी है और उन सभी को इकट्ठा करना चाहते हैं, एक साथ मिलाना चाहते हैं, जिससे एक सशक्त राजपूत राज्य तैयार हो सके। तो मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह उस राज्य की संकल्पना लेकर के आए हैं और बातचीत के दौरान यह कहते हैं कि उस इन राजपूती छिन्न भिन्न ताकतों को अगर केंद्र उसका बनाया जाए तो वो केंद्र मेवाड़। ये कह सकते हैं कि दबे पांव में, दबे शब्दों में कहें तो यहाँ पर बूंदी के राव हेमू को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव लेकर आए। बूंदी के राव हेमू जब इस बात को सुनते हैं तो बड़े दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने मेवाड़ की हर संभव सहायता की है, बार बार जब जब उनको जरूरत पड़ी है हमने उनकी मदद की है, हम उनकी मदद करने को तैयार हैं हमेशा, लेकिन उनकी गुलामी स्वीकार नहीं करना चाहते, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते। तो यही बातचीत होती है एकांकी की प्रारंभ हुई। अब दूसरे बिंदु पर जाए तो अब यहाँ पर देखेंगे इसके पहले पृष्ठभूमि में जो एकांकी में नहीं दिया हुआ है, पृष्ठभूमि में संवादों के द्वारा बताया गया है कि मेवाड़ के महाराणा लाखा युद्ध करते हैं कि बूंदी उनके अधीन हो जाए और बूंदी के सिपाही रात में अचानक मेवाड़ के सैन्य शिविर पर हमला कर देते हैं और मजबूरी में अपने प्राण बचाने के लिए महाराणा लाखा को वहां से भागना पड़ता है। अपने इस कृत्य से महाराणा लाखा बहुत दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि मतलब राजपूती शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो प्राण चले जाएं लेकिन युद्ध से भागना नहीं उनको स्वीकार होता है। फिर भी महाराणा को युद्ध भूमि से भागना पड़ा। तो इस अपमान से बहुत अपमानित है, बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं। तो वही अब जब दूसरे दृश्य में आते हैं, दूसरे पॉइंट पर देखिए, दूसरे के बिंदु पर महाराणा लाखा बहुत दुखी है और उसी दुख में
वह एक प्रतिज्ञा कर लेती है कि जब तक मैं बूंदी के किले को ध्वंस करके, तोड़ करके उसमें ससैन्य प्रवेश नहीं कर लेता, अपनी सेनाओं के साथ बूंदी के किले में प्रवेश नहीं कर लेता, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब ये प्रतिज्ञा तो बड़ी ऐसी प्रतिज्ञा है कि अब प्रतिज्ञा तो उन्होंने ले ली, अब ऐसे उन्हें समझाते हैं कि बूंदी एक छोटा राज्य है, आप उसमें जीत अवश्य जाएंगे जब आप आक्रमण करेंगे फिर दोबारा, परंतु यह जीत उतनी आसान नहीं होगी जो एक दिन या 2 दिन में आप वो जीत प्राप्त करें। तो इसलिए जो आपने ये प्रतिज्ञा की है, ये तो बड़ी भीषण प्रतिज्ञा हो गई, जानलेवा हो गई, आपकी जान चली जाएगी, इतनी आसानी से आप बूंदी को हरा नहीं सकते, बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं कर सकते। तो जब इस तरह की बात होती है, उसी दौरान चारणी का प्रवेश होता है। चारणी जो आकर के राजपूती वीरों की वीरता का बखान करते हुए एक गीत गाते हुए प्रवेश करती है, और आने के बाद वह राजपूतों की छिन्न भिन्न असंगठित शक्तियों को बहुत समझाने का प्रयास करती है कि देखिए, ये श्रृंखला जो राजपूतों की जो शक्तियां हैं वो एक श्रृंखला में है, ये बूंदी है तो ये मेवाड़ है तो ये दूसरा प्रदेश, दूसरा राज्य है, ऐसे छोटे छोटे राज्य हैं, और सभी राज्य बहुत ही, चाहे जो भी हो, वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तैयार है। और वह उन्हें यह सुझाव भी जब सुनती है चारणी कि महाराणा लाखा ने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि जब तक वह बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करेंगे तब तक अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। तो ये बात सुन करके वह भी बहुत दुखी होती है। फिर बाद में इस बातचीत के बीच में सुझाव दिया जाता है कि अगर असली बूंदी को जीतना इतना आसानी से जीतना इतना दुर्लभ है, तो ऐसी परिस्थिति में क्यों न बूंदी का एक नकली दुर्ग बनवाया जाए और उस नकली दुर्ग में उसको विध्वंस करें और उसमें ससैन्य प्रवेश कर ले महाराणा लाखा। इससे उनकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और जान भी बच जाएगी। ऐसा सुझाव आता है कि तीसरे बिंदु में देखिए। फिर चौथा बिंदु है वीर सिंह की बूंदी के सिपाहियों से बातचीत। अब इसको जान लीजिए कि वीर सिंह कौन है। महाराणा लाखा के यहाँ एक, जैसे हमारे यहाँ सेनाओं में अलग अलग रेजिमेंट होती है, गोरखा रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है, असम राइफल्स है, ऐसे ही वहां पर भी एक छोटी सी टुकड़ी थी जिसमें बूंदी के सैनिक थे। जब बूंदी के सैनिकों ने ये बात सुनी कि महाराणा लाखा ने ऐसी प्रतिज्ञा की है, बूंदी का नकली दुर्ग बनवा लिया गया है, अब बस उसे तोड़ने की तैयारी हो रही है और बूंदी के नाम पर यह खेल खेला जाने वाला है, तो उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। तो वीर सिंह बड़ा ही वीर सिपाही है महाराणा मेवाड़ का। तो वीर सिंह अपने साथियों के साथ इकट्ठा होकर के वह कहता है कि बूंदी के नाम पर क्या हम यह खेल होने दें या हमें यह खेल रोक देना चाहिए। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक अपनी मातृभूमि के नाम पर हम ऐसा खेल होने नहीं देंगे। और जब यह बात सुनते हैं तो अब यह सुनकर के बड़े दुखी होते हैं। वह कहते हैं कि महाराणा की सेवा में हमारी तलवारें हमेशा खड़ी हैं, मेवाड़ की शान पर कोई आंच नहीं आ सकती हमारे जीवित रहते, लेकिन हमारी मातृभूमि का भी एक सम्मान है।
और हमारी मातृभूमि के नाम पर कोई खेल नहीं खेला जा सकता। तो सभी सिपाहियों को वीर सिंह बातचीत करता है और उन्हें तैयार करता है और सब लोग एक साथ मिलकर के बूंदी के उस नकली किले की सुरक्षा के लिए लग जाते हैं। अब 5वें बिंदु पर आने से पहले क्या होता है ये देख लीजिए। 5वें बिंदु पर आने से पहले महाराणा लाखा यह सोचते हैं कि नकली किला तैयार हो गया है और हमारे सिपाही थोड़ा युद्ध का माहौल बनाने के लिए, युद्ध का सा वातावरण बनाने के लिए वो कुछ झूठे प्रहार करेंगे उस किले पर और उसके बाद थोड़ी देर तक, घंटे 8 घंटे इस तरह से युद्ध चलेगा। उसके बाद हम मेवाड़ की विजय पताका बूंदी के किले पर लगा करके और महाराणा लाखा सैन्य प्रवेश करेंगे। ये तो योजना थी, लेकिन अब ये योजना यथार्थ में बदलने लगी। इसकी एक और दूसरी सच्चाई आने लगी सामने कि वीर सिंह और उसके दल के सिपाही उस नकली दुर्ग की रक्षा के लिए जा करके उसमें छिप गए और जब मेवाड़ के सैनिकों ने आक्रमण करना शुरू किया तो वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर सैनिक, जो छोटा सा सैनिकों का समूह था, वह उनके वारों का जवाब दे रहा था। युद्ध चलता गया, युद्ध चला, काफी देर तक चला। तब महाराणा लाखा को यह पता चलता है कि वीर सिंह है, बूंदी के और सैनिक हैं जो बूंदी के इस नकली किले की रक्षा के लिए वार कर रहे हैं और हमारा सामना कर रहे हैं। हमारे सैनिकों को अपने उस नकली दुर्ग में भी प्रवेश करने से रोक दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वीर सिंह बड़ा ही वीर है, उसकी वीरता की चर्चा महाराणा लाखा अभय सिंह से करते हैं और बूंदी के सभी सिपाही बड़े हैं। तो वह सोचते हैं कि हम यह खेल किस तरह से इतना भयानक रूप लेता चला जा रहा है जहां पर मुझे अपने सैनिकों की खुद ही हत्या करनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में वो अभय सिंह से कहते हैं कि एक काम करिए, आप सफेद ध्वज लेकर के जाइए, जो शांति का प्रतीक हो उसको लेकर के जाएंगे तो आप पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। और आप जाइए और जाकर के वीर सिंह से बातचीत कीजिए और वीर सिंह से बातचीत करके उसे समझाइए कि ये नकली दुर्ग है, असली बूंदी तो है नहीं, उसके लिए इतना प्राणों को न्यौछावर करना उचित नहीं है। अभय सिंह जाती है, बूंदी के किले में प्रवेश करते हैं और वीर सिंह से बात करते हैं। वीर सिंह और अभय सिंह में जो बातचीत होती है उसमें तमाम तर्क होते हैं और उसके उपरांत अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर सैनिक यह तय करते हैं कि हम जब तक जीवित हैं हम बूंदी के नाम पर यह खेल नहीं होने देंगे और हमारे जीवित रहते महाराणा लाखा ससैन्य इस नकली दुर्ग में भी प्रवेश नहीं कर सकते। इस नकली दुर्ग पर भी सिर्फ बूंदी की ही पताका फहराएगी, बूंदी का ही झंडा लहराएगा। तो जब अभय सिंह नहीं समझा पाते, वापस आते हैं, महाराणा लाखा से तमाम बातें होती हैं और उसी दौरान युद्ध चलता रहता है। युद्ध के दौरान ही एक बड़ा सा गोला आकर के गिरता है और वीर सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो वीर सिंह का नकली बूंदी के किले के लिए ये प्राणोत्सर्ग यह दिखाता है कि मातृभूमि के लिए, मातृभूमि के सम्मान के लिए कितना बड़ा स्थान था वीर सिंह के हृदय में और उसी को लेकर के हरे कृष्ण प्रेमी जी ने यह एकांकी लिखी। और वीर सिंह के वीरगति प्राप्त होने के बाद सभी बूंदी के सैनिक मारे जाते हैं और महाराणा लाखा ससैन्य प्रवेश करते हैं और अंत में एकदम एकांकी के अंत में महाराणा लाखा वीर सिंह की वीरता का बखान करते हुए यह कहते हैं कि हम उसकी वीरता का सम्मान करते हुए कहते हैं कि हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा के आगे
मस्तक झुकाएं। ऐसा कह करके वो सब लोग वीर सिंह के शव के समक्ष खड़े होकर के अपना मस्तक झुका करके उसको सम्मान देते हैं और इस तरह से यह एकांकी समाप्त हो जाती है। तो यह था एकांकी का घटनाक्रम, जिसके आधार पर आप इस पूरी एकांकी को समझ सकते हैं। अब एकांकी का वाचन मैं आपको अगले वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए मैं चलता हूं। धन्यवाद।